हेलो एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फिजिक्स सेंटर। आज हम लोग बहुत दिन बाद फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक ना। मतलब क्लास चल रहा था, लेकिन आज हम बहुत दिन बाद फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं। मतलब बहुत दिन पहले हम लोग केमिस्ट्री और मैथ पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो आज बहुत दिन बाद समय मिला तो आज फिजिक्स का क्लास ले रहे हैं। तो आपको पता है कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि हम लोग आज के क्लास में वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे, जो कि जेईई मेन के लिए एक क्वेश्चन आता है। जेईई मेन में एक क्वेश्चन वर्क, एनर्जी, पावर से पूछा जाता है। वर्क, एनर्जी, पावर, वर्क, पावर, एनर्जी कुछ भी बोलिए, ठीक ना। और नीट के लिए भी बहुत ही लाभदायक चैप्टर है, ठीक ना। तो आप इसे अच्छा से पढ़िएगा, ठीक ना। जो नए बच्चे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें कहीं भी देख रहे हो तो आप हमें फॉलो कीजिए। हर जगह आप नवीन फिजिक्स सेंटर सर्च कीजिए, हम मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नया बच्चा है कोई तो सब्सक्राइब करेगा। तो क्लास को प्रस्थान करते हैं। जो वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाएगा और देखेंगे, ठीक है। तो क्लास की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सबसे पहली बात, वर्क, पावर और एनर्जी। वर्क, पावर, एनर्जी में सबसे पहला पार्ट है वर्क, ठीक ना। इसको बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहला है वर्क। वर्क क्या है भाई, इसके बारे में हम जानेंगे और वर्क के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जेईई मेन के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक ना। तो आप लोग सही से पढ़िएगा, ठीक है। देखो वर्क क्या है उसके बारे में जानेंगे। वर्क क्या है ना भाई, पहले आपको हिंदी में सुनाते हैं, उसके बाद इंग्लिश में बोलेंगे। जब कोई पार्टिकल पे फोर्स लगता है, मान लो कि यह एक पार्टिकल है, ये क्या है, पार्टिकल है, क्या है यह पार्टिकल है। इस पे अगर फोर्स लगाते हैं, इस पे क्या लगाए हम, फोर्स लगाए। कोई पार्टिकल पे अगर हम कुछ फोर्स लगाते हैं और वह कुछ डिस्प्लेसमेंट तय कर लेता है। जब हम किसी वस्तु में फोर्स लगाते हैं तो वह कोई कुछ डिस्प्लेसमेंट तय कर लेता है। मान लो कि इतना डिस्प्लेसमेंट है, क्या कर लिया, तय कर लिया, ठीक है। तो हम समझेंगे कि वहां क्या हुआ, वर्क हुआ। तो आपको कुछ दिमाग में लगा, वर्कडन क्या है, वर्क क्या है। वर्क, वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए पार्टिकल, यानी कि जब कोई फोर्स किसी वस्तु पे फोर्स लगाता है, जब किसी वस्तु पे फोर्स लगता है तो कुछ डिस्टेंस क्या कर लेता है, तय कर लेता है, दूरी, ठीक ना। तो वो क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। यानी कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। यहाँ पर लिख लीजिए, वर्क इज डन, वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक ना। पहले आप लिख लीजिए, थोड़ा सा समझ में आया ना वर्क क्या है। वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए पार्टिकल, वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done if a force acting on a particle यानी कि जब कोई फोर्स किसी वस्तु पे क्या लगाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं तो कुछ डिस्टेंस क्या कर लेता है, तय कर लेता है। तो हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, वर्क हुआ। तो आपको बात यहाँ पर समझ में आया कि वर्क क्या है भाई। वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स acting on a particle if some distance, ठीक ना। particle displace its some distance, कुछ डिस्टेंस क्या होता है, कुछ दूरी क्या होता है, डिस्प्लेस हुआ। तो हम समझेंगे क्या हुआ, वर्क हुआ। तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक ना, विथ सम डिस्टेंस। Work is said to be done, work is said to be done if a force acting on a particle। ये देखिए, किसी पार्टिकल पे फोर्स क्या किया है, एक्ट किया, मतलब उस पे अपना प्रभाव डाला। तो क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेस हुआ, कुछ सम डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, यानी कि आगे बढ़ गया। मान लो कि यह धक्का है, हम किसी चीज पे धक्का लगाते हैं तो वस्तु अपने अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है। वहां पर जो डिस्टेंस कुछ डिस्प्लेस हुआ ना भाई, वही क्या कहलाएगा, वर्क। तो आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा, वर्क इज सेड टू बी डन
ठीक ना, वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इट डिस्प्लेस सम इट्स डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग लिखिए वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल डिस्प्लेस इट्स सम डिस्टेंस, यानी कि किसी भी पार्टिकल पे हम फोर्स लगाते हैं तो वह डिस्प्लेस कर जाता है कुछ दूरी, तो समझेंगे क्या हुआ, वर्क हुआ। तो भाई वर्क क्या है, वर्क के बारे में समझ गया तो आपको यहाँ से फार्मूला इसका दिखा, इस आप डिफिनेशन से आप फार्मूला इसका ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर चर्चा क्या किसका किया गया है, फोर्स का चर्चा किया गया है। हम किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं और क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। इसमें किसकी भूमिका ज्यादा आपको दिख रही है, तो फोर्स की भूमिका ज्यादा दिख रही है और डिस्टेंस की भूमिका ज्यादा दिख रही है। तो बगड़न इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग नोट कीजिए, दिख रहा है आपको साफ साफ, बताओ तो। लाइट ज्यादा है थोड़ा, ठीक है। चलो ऊपर हेडिंग वर्क लिख लेते हैं। क्या हुआ समझ में, और आज हम एनएलएम यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का आज हम क्वेश्चन बैंक भी करेंगे, ठीक है। तो वर्क हेडिंग डालिएगा ऊपर, ठीक, फिर से हम लिख लेते हैं। समझ में आया, वर्क समझ में आया ना, आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा। तो बगड़न इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। या हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी, छोटा के लिए, ठीक ना, एफ इंटू जो ds है और s है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जो s है और ds है, ये क्या है, डिस्टेंस। तो आपको ये बात आपको याद रखनी होगी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं पूरा शब्द, क्या हो जाएगा, बगड़न इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर इंटीग्रेशन छोटा के लिए तो इंटीग्रेट कर लेंगे एफ इंटू डी एस, ठीक है। एस और डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या आपको इतना बात समझ में आया, तो आप लोग इसे नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। इसका एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे, तो इसका एसआई यूनिट भाई होता है जूल। क्या होता है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट होता है जूल। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आप अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। हम आपको ट्रिक सिखाएंगे, क्वेश्चन कैसे आईटी का सॉल्व होता है, हमको ट्रिक सिखाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। चलो नोट जल्दी से कर लो। और वर्क को, ये जो बगड़न है ना, बगड़न को हम दो प्रकार में डिवाइड किए हैं। एक कांस्टेंट फोर्स, बगड़न भाई कांस्टेंट फोर्स, एक वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स में कौन आता है भाई, तो कांस्टेंट फोर्स में ए वाला आ जाएगा। और वेरिएबल फोर्स यानी कि वेरिएबल में क्या आ जाएगा, ए वाला। यानी कि इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, इसमें होता है वेरिएबल। तो आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में अच्छे से पता होगा। जब हम आपको मैथमेटिकल टूल बता रहे थे तो क्या कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको हम अंतर बताए थे, यानी कि डिफरेंस बताए थे, तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, कितने प्रकार में वर्क को बांटा गया है, तो हम लोग मान लेते हैं इसको दो प्रकार में बांटते हैं भाई, ठीक है। कितने प्रकार में बांटे हैं, हम दो प्रकार में इसको बांटते हैं। क्या पहला क्या है, कांस्टेंट फोर्स, दूसरा वेरिएबल, वेरिएबल। बगड़न बाई वेरिएबल फोर्स, बगड़न बाई, यहाँ पर बगड़न लिख दो, अच्छा लगेगा, बगड़न लिख दो, बगड़न बाई कांस्टेंट फोर्स, बगड़न बाई वेरिएबल फोर्स, बगड़न बाई। देखो
तो कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स में कुछ नहीं है, बस आप लोग वर्क डन इज इक्वल टू ये याद रखिएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर एंगल दिया गया रहेगा तो हम लोग एफ एस कॉस थीटा लगाते हैं, ठीक है। आप लोग इसका यूज कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ क्या करना है, इसमें अलग अलग रहेगा, फोर्स भी अलग रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी अलग रहेगा, क्योंकि वेरिएबल है भाई, वेरिएबल में क्या होता है सभी अलग रहता है, लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है सभी सेम रहता है, जो एक जगह होगा वही रहेगा उसी जगह पे। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डीएक्स, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा भाई, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारा दिया गया रहेगा, मान लो F1 F2 F3 बहुत सारा दिया गया है, मतलब एग्जाम्पल के था, जैसे में देखिए F1 F2 F3 ऐसे करके बहुत सारा दिया गया है, और dx1 dx2 dx3 ऐसे करके दिया गया है। तो वर्क कैसे होगा, तो भाई वर्क क्या हो जाएगा, आराम से आप जोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ F1 dx1 प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ F2 dx2 प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ F3 dx3, ऐसे करके आप लोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि भाई ये वेरिएबल फोर्स है। इसका वेरिएबल फोर्स में क्या होता है कि सभी का मान अलग अलग रहेगा, लेकिन कांस्टेंट फोर्स में क्या होता है कि सेम रहेगा, फोर्स का वैल्यू दिया गया रहेगा या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया रहेगा, आराम से आप यहाँ पर पुट कीजिए और आंसर बनाइए, ठीक है। लेकिन वेरिएबल फोर्स में क्या होगा, फोर्स अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। तो जैसे हम देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 F2 F3 dx1 dx2 अलग अलग दिया गया है, तो हम क्या वर्क डन इक्वल टू सभी का सम कर लीजिए। अगर ये जो dx1 है, अगर कोई पोजीशन दिया गया है, मान लो कि P1 और P2, अगर इस तरह से पोजीशन दिया गया है तो क्या हो जाएगा, तो dx आपस में घटा दीजिएगा, P1 माइनस ऑफ P2 जो आ जाएगा वो Pe, ठीक ना। तो आप यहाँ, तो आपको ये बात समझ में आ गया, कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। अगर वेरिएबल है तो आप जितना दिया गया रहेगा उसको आप आराम से जोड़ दीजिए, और कांस्टेंट है तो बस एक फॉर्मूला लगाइए, आराम से मिल जाएगा। जल्द नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये जेईई मेन में बहुत बार पूछा गया भाई, जेईई मेन में, नीट में, सीबीएसई में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसे नोट कीजिए जल्द से। हटाते हैं, जो लोग नया बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, और अपने दोस्त पास बताएगा, भेजेगा इसको। जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं पूछेगा, आप लोग सही से पढ़िएगा। क्या हम पढ़ रहे थे, वर्क डन बाय ग्राफ, वर्क डन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो वर्क डन इक्वल टू ही ना होता है जी, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम ग्राफ पढ़ेंगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ एंड डीएक्स, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यहां पर आप लोग लिख लीजिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ नहीं है, बस आप जैसे आप बना रहे थे उसी तरह बनेगा, एफ इंटू डी एस, ठीक। एरिया अंडर कर्व, फोर्स, देखिए इस तरह है। और अगर इस तरह मतलब एक और आगे करके मतलब दिया गया, जैसे ऐसा दिया गया, और अरे छोटा और पढ़ते इसको, ऐसा, ठीक है, और यहां से ऐसा देते हैं, ठीक है।
ये क्या है, ये एरिया नंबर 1 है। क्योंकि ये पॉजिटिव क्यों हुआ, हम पॉजिटिव लिए क्यों हुआ, क्योंकि ये ऊपर साइड है, पॉजिटिव साइड है। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या है, A2 एरिया है, प्लस A2 एरिया ए, लेकिन भाई निगेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ A3। क्यों निगेटिव हुआ, क्योंकि यह नीचे है। आपको ए पता है ना जी, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पॉजिटिव किधर होता है, निगेटिव किधर होता है, तो बस थोड़ा सा वही है। तो ये देखिए समझ आ रहा है क्या हो जाए यहाँ पर, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। तो आप लोग बस फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कीजिए, इसे पूछा गया है सीरियसली भाई, ठीक है। आप लोग देखिएगा जाके, जल्द से नोट कीजिए, दिख रहा है सबको। साफ तो नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है साफ। आगे हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स को हम दो प्रकार में बांटते हैं, ठीक ना। फोर्स को हम दो प्रकार में बांटते हैं भाई, ठीक ना, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो फोर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो भाई कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन से फोर्स आते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन फोर्स होते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स में बर्डन क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बर्डन क्या होता है, राउंड ट्रिप में बर्डन क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव में बर्डन क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से नोट कीजिए, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे फोर्स को हम दो प्रकार में डिवाइड किए हैं, पहला कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। फोर्स, ऊपर फोर्स लिख लीजिए, ऊपर फोर्स लिख लीजिए, ठीक है। फोर्स को दो प्रकार में बांटा गया है, पहला कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या आपको पता है, और आपको यहाँ पता लगाना है कि कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन से फोर्स आते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन से फोर्स आते हैं। तो अगर जिसे पता है थोड़ा बताओ, यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, लिखने में आसान हो इस तरह से, क्या देखने में भी आसान होगा। तो सबसे पहले हम सुनेंगे कंजर्वेटिव फोर्स में अगर हम वन राउंड ट्रिप अगर करते हैं तो बर्डन इसमें क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में सीधा सीधा हम लोग याद रखिएगा, सीधा कंजर्वेटिव फोर्स में बर्डन क्या होता है, 0 होता है। तो पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, इसमें क्या होता है, बर्डन 0 होता है, पहला पॉइंट, ठीक। समझ में आया। इसमें कौन कौन से फोर्स आते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन से फोर्स आते हैं, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो यार कितना पसीना बह रहा है, ठीक है, थोड़ा हेल्प करो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, तो चैनल को बड़ा करने में मदद कीजिए भाई, ETC, ठीक है। समझ आया। इसमें क्या होता है कि बर्डन 0 होता है। इसका एग्जांपल इसमें कौन कौन से फोर्स आते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और इसमें क्या होता है कि इसमें यह है ना, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जो कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, जबकि यह पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बस इसी का नॉन कंजर्वेटिव उल्टा होता है। यह इनिशियल यह आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है।
डिपेंड करता, पाथ पे नहीं। ठीक है, यह इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं। क्या आपको बात समझ में आया? क्या आपको बात समझ में आया? यह है कंजर्वेटिव फोर्स का इतना सारा, आप लोग इसमें याद करना होगा। कंजर्वेटिव फोर्स में बर्गन जीरो होता है, ग्रेविटेशन इसका एग्जांपल ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रिंग फोर्स और बहुत सारा। यह इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कहीं क्वेश्चन में दे दिया गया है कि हमको जाना है, यहाँ से जहानाबाद जाना है, तो भाई इसका बहुत सारा रूट है, तो जो शॉर्टकट रूट यहाँ से इनिशियल पोजीशन यहाँ और फाइनल पोजीशन जहानाबाद, ठीक ना। तो इनिशियल से फाइनल कंजर्वेटिव फोर्स में हमको पाथ पे डिपेंड नहीं करना है, हम पाथ ही से जाए, जरूरी नहीं हम हेलीकॉप्टर से उड़ के जाएंगे, जैसे पहुंचे। ठीक, इसका इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? यह बर्डन जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, बर्डन जीरो के बराबर नहीं होता है। बर्डन में जो वन राउंड ट्रिप, इसमें क्या होता है? बर्डन वन राउंड ट्रिप, बर्डन में यहाँ पे लिख दो वन राउंड ट्रिप, वन राउंड ट्रिप, बर्डन वन राउंड ट्रिप इसमें जीरो होता है। इसमें बर्डन वन राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, ट्रिप इज नॉट, इसमें एक राउंड ट्रिप जीरो के बराबर नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, एनएलएम में भी पढ़े थे। और यह पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है खत्म हो गया। क्या आपको समझ में आया? फोर्स देयर आर टू टाइप्स, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो आप इस जल्दी से नोट कीजिए। और ये आपको याद है जी, बर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? बर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mgh। आप लोग याद रखिएगा। अब कैसे हुआ ये सब आपको हम, जो क्लास चल रहा है रेगुलर, आप उसमें ऐप पे देख सकते हैं। हम थोड़ा सा इनिशियल पोजीशन और फाइनल आपको बता दें, आप वेट कीजिए। क्या आप यूपीएससी, बीपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपसे हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम मास्टर ब्लास्टर नवीन कुमार का लेक्चर देख रहे हो। मैं आपको एंड ट्रिक सिखाऊंगा, जिससे हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम बनेगा सेकंडों में, और बोलेगा सो जा बच्चा, मास्टर ब्लास्टर नवीन कुमार आ रहा है। मैं आपके लिए धमाकेदार एंट्री के साथ तगड़ा क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें 20,000 लेक्चर, 30,000 क्वेश्चन एंड रिकॉर्डेड वीडियो एंड लाइव क्लासेस, और आपको यहाँ अमेजिंग वीडियो इस क्लासरूम में मिलेगा, जिससे आप आसानी पूर्वक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एवं ऑफिसर्स का एग्जाम क्रैक कर सको, क्योंकि मैंने ठाना है अब हर गरीब का बच्चा बनेगा डॉक्टर। तो आइए हम सब मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करते हैं, और सभी दोस्तों से नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और शेयर कीजिए, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सपनों की उड़ान भरिए। और आपको डेली रात को 9 बजे लाइव क्लासेस मेरे पेज नवीन फिजिक्स सेंटर पे आपको मिलेगा, और इंस्टाग्राम पे आपको जुड़ना है तो नवीन 2227 कुमार सर्च कीजिए, मैं आपको मिल जाऊंगा।
और आप हर जगह कहीं भी सर्च कीजिए, मैं आपको मिलूंगा कहीं भी हो। ठीक है, तो क्लास की ओर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बॉगडन में ग्रेविटेशनल हर जगह इसका मिल जाएगा फोर्स। बॉगडन में ग्रेविटेशनल आएगा mgh। हम आपको बताते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखिए अब बताना है इसमें कि बॉगडन सभी का या अलग। आप इस बॉगडन सभी का सेम होगा अलग होगा। भाई अभी हम बताएं कि इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं। तो इसका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ये है, इसका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ये है, इनका फाइनल ये है। तो क्या सेम होगा? तो इसका किसी भी पास से जाइए, किसी पास से जाइए, बॉगडन क्या होगा? बॉगडन क्या हो जाएगा? क्या होगा? समझ आया? बॉडी फोर्स इक्वल टू mgh। और ये आप एग्जांपल आप याद रखना है कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे है, पाथ पे रहता है, तो ठीक ना, किसी भी तरह से बॉगडन सेम मिलेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू, याद कीजिए इसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बॉगडन। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स था, और स्प्रिंग फोर्स, बॉगडन में स्प्रिंग फोर्स, और उसके बाद हम इनर्जी। ठीक है, तो जल्द से अपने नीचे नोट कर लें। याद कर लीजिएगा, बॉगडन में स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स, यहाँ एक्स है, या कंप्रेस एक्स कंप्रेस्ड मतलब बड़ा घटाना, जो है तो एक्स इंक्रीज किया, इसको इधर कर, इसमें से यहाँ तो एक्स डिक्रीज किया, यही एक्स है, मतलब एक्स है जो प्लस हुआ है, एक्स बढ़ता है, ठीक ना। तो बॉगडन में स्प्रिंग फोर्स का हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। हम आगे पढ़ते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी को हम दो प्रकार में बांटते हैं, ठीक ना, तो जल्दी से नोट कीजिए। चलो, एनर्जी लिखिए। वर्क समाप्त हो गया जय मैन के लिए। अब हम एनर्जी क्या है? एनर्जी दो प्रकार में बांटा गया है। एनर्जी का ऐसा होता है जानेंगे, और कितने प्रकार में बांटे हैं देखो। इन्हें प्रकार में बांटा गया है, पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर पी स्क्वायर 2m। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg। आगे हम बताते हैं आप इसे, और एनर्जी के बारे में आपको बताते हैं एनर्जी क्या है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जी होता है, याद रखिएगा। चलो, पहला क्या है? इसको हम दो प्रकार में बांटते हैं, पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। पहला काइनेटिक